अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरी दुल्हन मेरी मुंतज़िर थी। अपनी 55 साला ज़िंदगी में आज पहली बार मैंने एक लड़की से शादी की थी, लेकिन वो लड़की मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी। वो 22 साला लड़की थी और मैं 55 साल का था। पर आज दुल्हन के रूप में बैठी हुई वो मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं अंदर जाने से बहुत घबरा रहा था। अगर ये कहा जाए कि मैं इसके पास जाने से शर्मिंदा हो रहा था, तो कहना गलत ना होगा। ऐसा भी नहीं था कि इस लड़की के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी की हो, बल्कि ये शादी तो इस लड़की की अपनी मर्ज़ी और मंशा से हुई थी और वो इस शादी से बहुत खुश थी। लेकिन मैं कुछ ख़ास खुश नहीं था और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था और अंदर जाने के मुतालिक सोच रहा था। मेरे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपना बिज़नेस था। इन 55 सालों में मैंने अपने बिज़नेस पर बहुत तवज्जो दी थी और आज इस मुकाम पर था कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन ये अच्छी ज़िंदगी आज तक मैं सिर्फ तने तन्हा गुजार रहा था। मेरे घर में कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे वालिदैन मेरी शादी की ख्वाहिश में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इन्हें बहुत ख्वाहिश थी मेरी शादी की, लेकिन मैंने शादी नहीं की थी। इनकी ज़िंदगी में शादी दुनिया का वो वाहिद लफ्ज़ था जिसे सुनकर आम तौर पर लोग खुश होते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ से मैं शुरू से ही घबराया करता था। जब से मैंने होश संभाला था, तब से मुझे एहसास हो चुका था कि खुशी का ये लफ्ज़ मेरे लिए किस कदर भयानक है और मैं कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी शादी जैसे बंधन में बंधने का ख्वाहिशमंद नहीं था। लेकिन आज 55 साल की उम्र में आकर जो मैंने शादी की थी, ये इस लड़की की ज़िद थी। वही लड़की जो आज दुल्हन के रूप में बैठी मेरे कमरे में मेरी मुंतज़िर थी। कुछ अरसे पहले ही ये लड़की मेरे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी और उसका दिल मुझ पर आ गया था और उसने बहुत ज़िद की मुझसे शादी की। मैंने हर बार इनकार किया तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की। मजबूर होकर मैं इसकी मोहब्बत के आगे हार गया और मैंने अब शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं इसके पास जाने से घबरा रहा था। मेरा हल्का अहबाब इतना वसी नहीं था। चंद मेरे दोस्त थे जो इस शादी में शरीक हुए थे। शादी के नाम पर निकाह की छोटी सी तकरीब मैंने अपने ही घर में रखी थी। सब मेहमान रुखसत हो चुके थे और अब मैं सर पकड़कर बैठा था कि दुल्हन के पास कैसे जाऊं। आम तौर पर हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर 55 साल शख्स की छोटी उम्र की लड़की से शादी हो जाए तो वो शख्स खुश होता है और लड़की उदास होती है। ऐसी शादी को लड़की पर जुल्म तस्वर किया जाता है, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। यहाँ लड़की बहुत खुश थी और पुरजोश भी थी और वो मेरी मोहब्बत में तकरीबन अंधी हो चुकी थी कि इससे मेरी उम्र भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि हानिया खुद कमरे से बाहर निकल आई है और वो दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी कि मैं इसे देखता ही रह गया। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत देर कर दी थी। वक्त पर शादी ना करना भी इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। हर वक्त गुजर जाने के बाद वो यही सोचता है कि अब आगे क्या करेगा। अब इस बुढ़ापे में औलाद होगी तो इंसान कब तक जिंदा रहेगा इस औलाद को पालने के लिए, और इसके बाद औलाद का क्या होगा। लेकिन मेरा मसला हालात का नहीं था। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं बीवी के अज़दवाजी हकूक़ पूरे नहीं कर सकता हूँ। इसी बात की वजह से मैं अंदर जाने से घबरा रहा था और मैं अपनी बीवी का सामना करने से भी घबरा रहा था। शायद इससे पहले मैंने उसे ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि शादी से पहले ये बात बताते हुए मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। मैंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि कहीं वो मेरी मोहब्बत में अपनी जान ना ले ले, अपने आप को ख़त्म ना कर ले और इसकी ज़िंदगी का कोई नुकसान ना हो जाए। सिर्फ इसीलिए मैंने शादी की थी और सोचा था कि बाद में इसे कायल कर लूँगा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए और अपने किसी हम उम्र लड़के से शादी कर ले, खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल शायद नहीं था। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस रात का मैंने बेहद इंतज़ार किया है और अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलें आएँ, मेरे साथ कमरे में चलें।
उसने अपना मेहंदी से रंगा हुआ खूबसूरत सा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कुछ सोचता हुआ उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चलकर कमरे में आ गया। वो मेरे सामने बैठ गई और मैं उसे देखता रहा। वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन फिर भी मेरे जज्बात में उभार नहीं आया था। शायद इतने अरसे के बाद मेरे जज्बात ठंडे पड़ चुके थे, या फिर मेरे साथ कुछ और मसला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इसीलिए शादी के नाम से घबराता था। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी और इसको बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, वरना इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरेगी। और अब हकीकत बताने का वक्त है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने कहा कि आप मेरी मुंह दिखाई के लिए क्या लेकर आए हैं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था, और ना ही तो मुंह दिखाई वाली बात मुझे याद थी, वरना मैं इसके लिए कोई अंगूठी ही ले लेता। तो मैंने बहुत शर्मिंदा होकर उसे कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मुझे इन चीज़ों का होश नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें जो खरीदना होगा खरीद लेना। मेरी बात सुनकर उसे बहुत मायूसी हुई। उसने कहा, पैसे तो मैं आपसे लेती रहूंगी और खूब शॉपिंग भी करूंगी, लेकिन एक लम्हा होता है खूबसूरत सा। मुझे लग रहा था कि इस खूबसूरत लम्हे में आप मुझे कोई खूबसूरत सा तोहफा देंगे। मैं अपने हाथों से और मुझे अपने हाथों से अंगूठी पहनाएंगे, या कुछ भी, कोई भी कंगन या कोई लॉकेट वगैरह। असल में मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। मैं तो इस लम्हे को मुकम्मल बनाना चाहती थी। फिर उसने अपने हाथों से कंगन उतार कर मुझे दिया और कहा, ये कंगन आप मुझे पहनाएं। मैं समझूंगी कि आपने मुझे मुंह दिखाई में दिया है। ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। लेकिन वो दिखाई वाले तोहफे की बात ही अलग होती है। मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि आपने मुझे मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये कंगन आप खुद ही मुझे गिफ्ट कर दें। मैं उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। उसका साथ पाकर कोई भी इंसान खुश हो सकता था। वो एक मुकम्मल खूबसूरत लड़की थी, और खूबसूरत भी, खुशबाश चंचल लड़की थी। इस पर तो कोई भी आशिक हो सकता था। मैंने सोचा कि मैं किस कदर नाशुक्रा इंसान हूँ, जो बजाय शुक्र करने के अजीबो गरीब सोचों में मशगूल हूँ। मैंने कंगन उसके हाथ से लिया और फिर खुद ही इसके खूबसूरत हाथों में कंगन पहनाया, तो वो बहुत खुश हो गई और शर्माने लगी। वो शायद मेरी मुंतज़िर थी कि मैं कोई खूबसूरत जिसारत करूँगा। मैंने बहुत सोच समझ कर हिम्मत करके इससे अपनी बात कह दी। मैंने कहा, देखो हानिया, बज़ाहिर तो मैं देखने में 55 साल का नहीं लगता। मैं तकरीबन ठीक ठाक जवान मर्द ही लगता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अच्छी खुराक खाई है और मैं अपनी ज़ाहरी शख्सियत का ख़ास ख्याल रखता हूँ। इसीलिए मैं 55 का नहीं 40 का लगता हूँ, और कोई जान नहीं सकता कि मेरी असली उम्र क्या है। मेरी असली उम्र मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताई है, क्योंकि तुम शादी की जिद कर रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे अंदर ताकत नहीं रही है। आसान अल्फाज में अपनी बात कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अज़दवाजी हकूक़ पूरे करने के काबिल नहीं हूँ। मुझे लगा था वो मेरी बात सुनकर परेशान हो जाएगी, लेकिन उसके चेहरे का इत्मीनान मुझे हैरत में मुब्तला कर गया था। मेरी बात सुनकर बजाय परेशान होने के वो मुस्कुरा दी और अपने पर्स से एक गोली निकाली। मुझे कहा कि मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है और शायद आप घबरा रहे हैं। इसीलिए मैं ख़ास आपके लिए एक ऐसी गोली लेके आई हूँ। इस गोली को खाने के बाद आप में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी और आपकी कमज़ोरी एकदम से गायब हो जाएगी। ये लड़की मुझे हैरान पर हैरान किए जा रही थी। वो इतनी छोटी थी और कैसे इन सारी बातों का उसे इल्म था। मैं सोच रहा था कि मैंने उसके कहने पर गोली खा ली। गोली खाने के बाद ना जाने मुझे कैसे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया था। और जब मैं जागा तो वो चाको चबंद था मैं, और वाकई मैं अपने अंदर एक मामूल के मुताबिक कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत फौलादी कुव्वत आ चुकी है और मैं अपने आप को नौजवान तस्वर करने लगा था। मैंने देखा हानिया सो रही थी अभी तक। मैं उसे सोता छोड़कर ऑफिस के लिए चला गया। ऑफिस गया तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी कि मेरी शादी हो गई है। ना जाने क्यों ज़िंदगी में पहली बार अपने ऑफिस के लोगों का सामना करते हुए मुझे घबराहट हो रही थी। हालांकि ये लोग कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। सोच रहा था कि कहीं मेरी कमी के मुताल्लिक इन सबको मालूम ना हो जाए। ये लोग तो मेरी ज़ाहरी शख्सियत से मुझे 40 तक का समझ रहे हैं, हालांकि इन्हें नहीं पता कि मैं 40 से 15 साल बड़ा हूँ, यानी 55 साल का हूँ। असल में गुर्बत ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा खासा जवान शख्स गुर्बत में कमज़ोर और लागर दिखने लगता है और अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगता है। गुर्बत इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है।
और पैसे की रेल-पेल इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती। मेरे पास भी पैसे की रेल-पेल थी और ये पैसा कमाने में मुझे बहुत वक्त लगा था। मैं एक मिडिल क्लास घराने का लड़का था और मैंने बहुत होशियारी से छोटा सा बिजनेस शुरू किया और चलते चलते ये बिजनेस आज बहुत तरक्की कर चुका था और मैं बहुत बड़ा ऑफिस भी खोल चुका था और आज मैं बहुत सारे लोगों का बॉस बना बैठा था। यही वजह थी कि शायद मैं अपनी उम्र से छोटा लगता था, लेकिन छोटा लगने से कुछ नहीं होता। हकीकत यही थी कि मैं बचपन का था और मैं कमज़ोर हो चुका था, लेकिन आज पहली बार यहाँ आते हुए मुझे अपने अंदर बहुत ताकत महसूस हुई थी। वरना ऑफिस में काम करते हुए भी मुझे थकावट महसूस होती थी और मैं समझ रहा था कि बुढ़ापा मुझसे महवे कलाम है। मैं हानिया के कहने पर जल्दी घर वापस आ गया था और फिर इसे बाहर आउटिंग पर ले गया और हमने एक खुशगवार जिंदगी का आगाज कर लिया था। हानिया रोजाना शाम को मुझे वो गोली खिला देती थी और मुझे बहुत ज्यादा ताकत महसूस होती थी और इसके खाने के बाद मुझ पर नींद का गलबा हो जाता था और मैं सो जाता था। एक दिन मैं जल्दी घर वापस आया तो मैंने देखा कि हानिया किचन में कुछ तैयार कर रही थी। मैंने चुपके से इसको देखा तो देखता रह गया। वो खाना तैयार नहीं कर रही थी, खाना बनाना तो मुलाजमों का काम था। उसने शायद मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी और खुद ही कोई मुरक्कब तैयार कर रही थी। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था और थोड़ा सा गला खंखारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी। बहुत ज्यादा चौंक गई थी। मैंने कहा कि तुम इतनी चौंक क्यों गई हो? मैं तो रोज आता हूँ, आज शायद जल्दी आ गया और ये तुम क्या कर रही हो? मेरे सवाल पर वो घबरा सी गई। फिर उसने कहा कि मैं असल में आपके लिए वही गोली तैयार कर रही हूँ जो ताकत की है, जो मेरे दादाजी बनाया करते थे। मेरे दादाजी शहर के बहुत बड़े हकीम थे। दूर दराज के लोग इनके पास दवाइयाँ लेने आते थे और इनकी दवाइयों से सबको बहुत शिफा मिलती थी। मैंने अपने दादाजी से बहुत सारी दवाइयाँ बनाना सीखी थी और ये ऐसी गोली है जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इसका नुस्खा सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। दादाजी की मैं वाहिद पोती थी, इनकी कोई औलाद थी नहीं, यानी कि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं दादाजी की इकलौती पोती थी और इनका कोई पोता भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। इनके पास जितना इल्म था मैंने सीख लिया था। इसीलिए मैं अपनी ख़ास तवज्जो से इस गोली को बनाती हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। मैंने देखा कि इसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और वो ब्लेंडर में इन्हें डालकर ब्लेंड कर रही थी और बहुत ही इनका पाउडर नुमा शक्ल बनाकर, इनका पेस्ट बनाकर उसने गोली बनाई थी। और उसने कहा था कि वो रोज़ाना ताज़ा जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती है इसको बनाने के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत नायाब दवाई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दवाई का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर इस गोली को हम मार्केट में बेचना शुरू कर दें तो बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। मैंने कहा कि पैसा तो मेरे पास फिर भी बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस गोली से फ़ायदा पहुँचे। जो कमज़ोरी का शिकार हैं उन तक ये गोली पहुँचे और उनमें भी ऐसी फौलादी ताकत आ जाए जैसे ही मुझ में आई है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। उसने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। अभी इस काम का वक्त नहीं आया है। मुझे अभी इसके लिए जड़ी बूटियाँ ज़्यादा खरीदनी होंगी। अभी तो मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, लेकिन जड़ी बूटियों को ख़ास पहाड़ियों में जाकर ढूंढना पड़ता है। ये कोई आसान काम तो नहीं है। हमें इसके लिए एक टीम तश्कील देनी होगी। अभी तो मेरे पास दादाजी की मौजूदा जड़ी बूटियाँ हैं, मैं उनका ही इस्तेमाल कर रही हूँ और उनको ही मैंने सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है। अगर हम इन्हें बेचना शुरू कर दें तो इसके लिए जड़ी बूटियों की बहुत सारी तादाद होगी। इतनी कम जड़ी बूटियों में हम नहीं बेच सकते, क्योंकि हम बेचना शुरू करेंगे तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। लोग इधर उधर से दवाएं लेने आएंगे और फिर जब हमारे पास दवाई ही नहीं होगी तो मायूस हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हम पहले इसे खुद इस्तेमाल करें और फिर ज़्यादा मिकदार में बनाकर इसे लोगों तक पहुंचा दें। मुझे अपनी बीवी की बातें थोड़ी सी ताज्जुब ज़दा लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो और मुझे टाल रही हो। मैंने भी ज़्यादा इस बात को खोजने की ज़रूरत महसूस नहीं की और अपनी बीवी के साथ इधर उधर की बातें करने लगा और वो मेरे सामने ही इस दवाई को बनाकर मेरे साथ कमरे में आ गई। थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद खाना खाते ही उसने मुझे वो दवाई दी जिसको खाकर मुझे एक बार फिर नींद का गलबा तारी हो गया और मैं सो गया। अब हर रोज़ ही ऐसा होता था। मैं वो दवाई खाता था और जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो जाता था। मैं परेशान भी हो रहा था इस चीज़ से कि मुझ में ताकत तो आ रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे सो जाता हूँ।
मैंने ये बात अपनी बीवी से भी कही कि यार मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, मैं तुम्हारे साथ रात के वक्त टाइम गुजार ही नहीं पाता हूँ और रात को सो जाता हूँ। और बहुत से लोग मुझे इस बात के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ एक दफ़ा डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लूँ ताकि मुझे हकीकत मालूम हो सके कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी थोड़ी सी चौंक गई। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था जैसे उसके चेहरे के रंग उड़ गए हों। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और वो कहने लगी, नहीं, हम लोग आपका मुआयना नहीं करवाएंगे। ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आप इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस वजह से स्मार्ट हो रहे हैं। लोग फजूल में आपको ये बोल रहे हैं। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था क्योंकि मैं खुद में तवानाई तो महसूस करता था, लेकिन मुझे अपनी तबीयत बहुत गिरी हुई महसूस होती थी। शादी से पहले मैं खुद को बहुत सेहतमंद तस्वुर करता था और मैं शादी से थोड़ा पहले सेहत में अच्छा था, लेकिन जब से मैंने इस दवाई का इस्तेमाल शुरू किया था मैं कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन मेरी बीवी इस कमज़ोरी को स्मार्टनेस का नाम दे रही थी। मैं अपनी बीवी की इन बातों से ठिठक रहा था कि वो मुझे डॉक्टर के पास मुआयना करने के लिए क्यों नहीं जाने दे रही। एक रोज़ मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही डॉक्टर के पास खामोशी से जाकर अपना चेकअप करवा लूँ और इस दवाई के बारे में भी दरियाफ्त कर लूँ क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, क्योंकि शादी को अब तकरीबन 2 माह हो चुके थे और मुझे अपनी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। शुरुआत के दिनों में तो मैं खुद को बहुत तवानाई वाला महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी तबीयत काफ़ी गिरी गिरी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको ये बात बताता तो यकीनन वो हर रोज़ की तरह मेरी बात को टाल देती और मुझे किसी और ही जानब मोड़ देती। इस वजह से मैंने दिन में एक वक्त मखसूस किया और अपने सारे काम को पसे पुश्त डालकर डॉक्टर के पास मुआयना करवाने के लिए चला गया। डॉक्टर ने पहले तो मुझे देखकर हैरत का इजहार किया कि आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं, जबकि आपकी सेहत तो काफ़ी अच्छी थी। मैंने उनको सारी कैफियत बताई और इस गोली के बारे में भी बताया। वो मेरी बात सुनकर कहने लगे कि मुझे वो गोली हर हाल में चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि आप किस किस्म की गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसको लेबॉर्ट्री भेजूंगा, इसके बाद उसका तमाम टेस्ट होगा ताकि मालूम हो सके कि इसमें कौन सी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं जिसकी वजह से आप में तवानाई भी महसूस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आपकी सेहत गिरती जा रही है। मैंने उनको कहा कि वो तो घर पर मौजूद है, मेरे पास अभी नहीं है, बस आप मेरा चेकअप कर लें, मैं आपको कल तक इस गोलियों का सैंपल भी भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने मेरा मुकम्मल मुआयना किया और मुझे ताकीद की कि आप कुछ दिन तक इस गोली से परहेज़ करें, क्योंकि वो गोली हमें अच्छे से जांचनी होगी, इसके बाद ही हम आपको इसके खाने के लिए अलाउ करेंगे। मैंने उनकी बात पर सर असबात में हिलाया और मैं घर आ गया। जब मैं घर आया तो मेरी बीवी हर रोज़ की तरह आज भी वो दवाई बनाने में मसरूफ़ थी और मुझे देखकर काफ़ी खुशी का इजहार करने लगी। मैं भी रोज़ की तरह इससे मामूल के मुताबिक मिला और उसको ये हरगिज़ मालूम नहीं होने दिया कि आज के दिन में अस्पताल से होकर आया हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद जब उसने मुझे वो गोली खाने के लिए पेश की तो मैं थोड़ा सा इस गोली को खाने से इनकार करने लगा, लेकिन मेरी बीवी का एकदम से वालेहानापन मुझे परेशान कर गया। वो यकदम ही बज़िद हो गई कि इसको अभी के अभी खाएं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये अमल मुझे वाकई ठिठकने पर मजबूर कर चुका था और मुझे यकीन हो गया था कि यकीनन इस गोली के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मेरी बीवी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मैंने इसको थोड़ा सा संभाला और कहने लगा, आराम से बैठ जाओ, मैं खाता हूँ इस गोली को। मैंने जैसे ही भरे हुए गिलास का कुछ पानी इस तरीके से उठाया कि यकदम ही इसके कपड़ों पर काफ़ी सारा पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो अपनी नशिश से हड़बड़ा कर उठी। मैंने फ़ौरन ही माजरत की और इससे कहा कि जाओ तुम कपड़े चेंज कराओ जब तक मैं इस गोली को खा लेता हूँ। उसने मेरी बात को अनसुना किया और मुझ पर जोर देकर कहने लगी कि मैं पहले आप उसके सामने इस गोली को निगलूं, इसके बाद ही मैं जाकर कपड़े तब्दील करूंगी। लेकिन मेरे जोर देने पर उसको मजबूरन पहले कपड़े तब्दील करने के लिए जाना पड़ा और इससे पहले ही मैंने वो गोली अपनी पैंट की जेब में डाल ली थी। वो फौरन ही चंद मिनट में कपड़े तब्दील करके आ गई थी और आते ही उसने मुझसे यही पूछा कि क्या मैंने गोली निगल ली है, तो मैंने फौरन ही सर इस बात में हिलाया और कहने लगा, हाँ मैंने गोली को निगल लिया है, तुम परेशान ना हो। मेरा बस ये कहना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हर रोज़ की तरह आज भी मैंने वैसे ही नाटक किया और मैं सो गया।
अगले रोज़ मैंने फ़ौरन ही वो गोली लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेज दी, लेकिन जब शाम तक मेरे पास इस गोली की रिपोर्ट आई तो मेरे औसान ख़ता हो गए थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी बीवी, जो मुझसे इतनी मोहब्बत की दावेदार थी, वो मुझे स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, यानी धीरे धीरे मौत की तरफ मुझे धकेल रही थी। वो रिपोर्ट देखकर मेरे रंग उड़ गए थे। मुझे अपनी बीवी के इस करतूत पर यकीन नहीं आया था और मैं फ़ौरन ही वो रिपोर्ट थामे घर आ गया। मेरी बीवी हर रोज़ की तरह आज भी वो गोली बनाने में मसरूफ़ थी। मैंने यकदम ही इसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थामा और इसको पीछे की जानिब धकेला। वो मेरे इस अमल के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से बहुत बुरे तरीके से ज़मीन दोज़ हुई थी। मैंने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये जुल्म करने की, जबकि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दे रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, और तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया। तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए? वो मेरी बात सुनकर यकदम ही हैरान हो गई और उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो मुझसे घबराती हुई कि पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और गुस्से से फुंकारते हुए कहने लगा कि तुम मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रही थी, और ये बोलकर कि इस गोली से मुझ में तवानाई आएगी और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मुझे पहले ही तुम पर शक हो जाना चाहिए था जब तुम मुझसे मोहब्बत की दावेदार हो रही थी। मैं खुद हैरान था कि एक 22 साल लड़की एक 55 साल मर्द से मोहब्बत की दावेदार कैसे हो सकती है। मुझे अब समझ में आया कि तुम मेरी दौलत के पीछे थी। जब मैंने ये तमाम बातें इसके गोश गुजारी तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गई और खड़ी होकर कहने लगी, आपको ये तमाम बातें कैसे पता चली, जबकि मैं ये काम तो बहुत खामोशी से कर रही थी। उसके लहजे में कोई लचक नहीं थी। मैंने उसकी बात सुनी और कहने लगा, तुम बहुत एतमाद से ये बात मुझसे पूछ रही हो ना। अब तुम जाओ जेल में, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, और तुम जो मेरी दौलत के पीछे थी, इसमें से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरा ये कहना था कि वो यकदम ही गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैं ये करना नहीं चाहती थी, बस मैं मजबूर हो गई थी। मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी बंध गई थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा था, ये भी उसका ड्रामा ही था। मैंने फ़ौरन ही पुलिस को इत्तला की और इस लड़की को इनके हवाले कर दिया, और अगले रोज़ ही मैंने अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल दिया, उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया था।